अब आज हम अदालतों में 5 करोड़ जो केसेस पेंडिंग हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों, और जो रेवेन्यू कोर्ट में दूसरे 5 करोड़ है, 10 करोड़ जो केस पेंडिंग है, उसके मामले में हम बात करेंगे। कानून में तो बहुत से प्रोविजंस है। जो ये डिले जो है, जजों की बनाई हुई डिले है और वकीलों की बनाई हुई डिले है, और इसका सिंपल वजह ये है भ्रष्टाचार, करप्शन। जो मैंने बताया है कि ये 5 करोड़ जो रेवेन्यू कोर्ट्स में जो है, कानूनगो की कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में, SDF डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में, कलेक्टर की कोर्ट में और कमिश्नर की कोर्ट में जो पड़े हुए हैं, इनको बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। सेक्शन 89 ऑफ द CPC, रीड विद ऑर्डर 38A रूल 3, आर्बिट्रेशन को रेफर कर दो सब ये केस। और ये सब जो है, सब केस जो है 6-7 महीने में, 8 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, और ये 5 करोड़ की जो पेंडेंसी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जो सिविल केसेस है कोर्ट में पेंडिंग, ये कोर्ट्स में भी तो कोई जो ज़मीन जायदाद के केस है, तो वो 2 करोड़ केस पेंडिंग है। तो इस तरह से जो CPC से गवर्न होते हैं वो 7 करोड़ केसेस हैं। 5 करोड़ रेवेन्यू कोर्ट में और 2 करोड़ ही है बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये 7 करोड़ केसेस को बड़ी आसानी से आर्बिट्रेशन को रेफर करके बाय मेडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन ये डिस्पोज ऑफ किया सकता है बहुत कम कॉस्ट पे। एकदम आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर नीयत साफ होनी चाहिए। अब जो क्रिमिनल केस की बात बताई, वो जो सेक्शन 309 है CRPC में, जो पुरानी CRPC है, उसमें कितने ही एडजॉर्नमेंट ले लो, जज की जेब में पैसे डालो और एडजॉर्नमेंट ले लो, कोई कार्रवाई नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा केस। क्रिमिनल केसेस 10-10, 15-15, 20-20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो अब जो आया है नया, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शन 48(4) है ये 346 है। 346 में BSSS में, तो इसमें 2 एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम अलाउड है। तो ये नहीं है, पहले तो कोई लिमिट ही नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, भाई भ्रष्ट जजों को कोई सुप्रीम कोर्ट को एक्शन तो ले नहीं सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनते ही नहीं। दे कमिट कंटेम्प्ट कोर्ट बाय डिफाइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू लिमिटेड एडजॉर्नमेंट टू नंबर 2, और उसका भी रीजन रिकॉर्ड करें, कुछ नहीं करता कोई। मगर अब जो ये आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर जो है ये मैंडेटरी है लीगल प्रोविजन, पहले नहीं था 309 में, इसमें है 346 में कि मैक्सिमम 2 अलाउ कर सकते हो, उसका भी रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि जो फर्स्ट हियरिंग है उसके 2 महीने के अंदर, चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर केस को डिस्पोजल करना है, आपने सारी एविडेंस और रिकॉर्ड करके और अपने जजमेंट देना है। तो इस पहले 309 में जो था कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी कि चार्जशीट फाइल होने के बाद कब जजमेंट आएगा। इसमें जो नई आई है ये 2023 की BNSS, इसमें 2 महीने का टाइम प्रिस्क्राइब किया गया। मगर क्या इस पर तामील होगी? क्योंकि मुसीबत ये है कि जो टॉप जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है, वो लफाजी तो हाँकते करते कराते कुछ है नहीं, जब तक कि डिसिप्लिनरी कैरेट एंड स्टिक, इनको कोई इंसेंटिव दो डिस्ट्रिक्ट के जजेस को, और फिर साथ में डंडा भी दो इसको। तो जब तक कि डंडा नहीं चलाएंगे, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे, जो चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 महीने में अपना जजमेंट नहीं देते हैं, सारी एविडेंस डे टू डे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो तब तक नहीं होगा।
कुछ नहीं होने वाला, ये डिले चलती रहेंगी। मगर फिर भी जो ये 2 करोड़ सिविल केस है और जो 3 करोड़ 5 करोड़ रेवेन्यू केस है, 7 करोड़ का डिस्पोजल हो जाएगा। तो बाकी 3 ही करोड़ बचे ना। इन 3 करोड़ में भी जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है चेक बाउंस के केसेस हैं, जैसे ये ट्रैफिक चलान के केसेस हैं, 100 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना, अदालतों का टाइम बर्बाद कर रही है। इनको भी सबको जो है इसका भी बड़े सोल्यूशन है। टाइम बाउंड अब क्या है कि ट्रैफिक चलान में भी 1000 रुपये का चलान कटना, 100 रुपये दे दो, कहानी ख़त्म हो गई। वहाँ पे मुंशी बैठे हुए दलाल अदालतों के बाहर ट्रैफिक चलान वाले में, जो ट्रैफिक चलान की कोर्टें हैं। तो ये ट्रैफिक चलान के केस जो है ये क्रिमिनल कोर्ट में जाए, मुझे तो समझ में नहीं आती बात। ये चेक बाउंस के केस जो है इनको भी जो है हमारे कहना पुरानी CRPC में था 252 प्ली बार्गेनिंग का, और 320 था उसको कंपाउंड करने का, कंप्लेनेंट का, उसको एक्सरसाइज किया। पुराने केस पड़े हुए। ये तो कोर्ट जो है और ऐसी जो बैंकों ने लोन दिए हुए हैं उसकी वसूली के एजेंट बन गए, दलाल बन गए हैं। अभी तुमने लोन दिया था, अब जहाँ वसूल करो। मैंने इस मामले में जो था, ये मेरी किताब है बैड लॉस कॉज एंड क्योर। ये किताब जो है कि इस पे ई बुक है, ये किंडल पे आप पढ़ सकते हैं लेके। ये पब्लिश हुई थी, विश्व कुमार अग्रवाल, मैं इसका ऑथर हूँ। तो इसको बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। ये जितनी चेक बाउंस के केस हैं और ये चलान के केस हैं, ये भीड़ लगाए खड़े हैं कोर्टों में, और सारे रिश्वतखोरी की है। अब बड़ी छोटी छोटी रिश्वत मिलती है ना, बड़ी नहीं मिलती है रिश्वत। कोई कत्ल का केस नहीं है, कोई फांसी नहीं लग रही। तो इसको जो है 252 CRPC में प्ली बार्गेनिंग का करते हैं और 320 में उसको कंपाउंड करते हैं, जो कंप्लेनेंट है पैसे दे दिमाग के मामला रफा दफा कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को सवाल ये है कि क्या हमारी जुडिशरी की इंटेंशन है इस पेंडेंसी को ख़त्म करने की। तो मैं समझता हूँ ये 1 करोड़ तो कोर्टों में ये जो ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चेक बाउंस के केस है और ये चलान के केस है, ट्रैफिक चलान के 1000 रुपये 500 रुपये जुर्माना लगना है, उससे ज़्यादा जज तनख्वाह ले रहा है और वकील फीस ले रहा है। कुछ नहीं है, वहाँ जाओ, उन्होंने बाबू बता रखे जजेस ने, बाहर एजेंट बैठे हुए टाउट, और वो पैसे ब्राइब इकट्ठी करता है। जितनी इकट्ठी हुई जज साहब पूछे थे, शाम को जाते थे पार्टी से, तो वो डायरेक्ट लेसन नहीं कराए इसे। तो ये जो इसका जो है इसके लिए कुछ जुडिशल कोर्ट बना दिया जो ये चेक बाउंस के केसेस है। वैसे तो है इसमें जो ये लोकपाल जो है, क्या नाम है, लोक अदालतें जो है, ये ट्रैफिक चलान के केस और ये लोक अदालतों में ये कंपाउंडेबल केस है, कंपाउंड करते हैं, खत्म करें कहानी। तो ये कोर्ट से हटा दो तो कितने केस बचेंगे? 2-2.5 करोड़ केस बचेंगे। वो भी जो है अगर जो जज ईमानदारी से चले और ये इसको ख़त्म करे तो ये भी समझ बढ़ सकते हैं आज। और वो 7-8 करोड़ केस हमने निपटा दी, तो ये 2 करोड़ केस में कौन सी मुसीबत आ कुछ नहीं है। उसके अलावा एक और है केस जो मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में कि जो ये एडवोकेट एक्ट है 1972 का, उसको रिपील कर दो। और जो फैमिली कोड एक्ट 1984 है, इसमें सोशल वेलफेयर एजेंसीज का है प्रोविजन। सोशल वेलफेयर एजेंसीज जो है ये जो है इसमें सेक्शन 5 और 6 फैमिली कोड एक्ट 1984, इसमें ये वकील जो है इनकी एसोसिएशन तो है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। मैं बार काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बार काउंसिल तो अबॉलिश कर दो, चाहे इंडियन बार काउंसिल है या स्टेट की बार काउंसिल है, नेशनल सबको खत्म कर दो, रिपीट कर दो एडवोकेट, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है जो सेक्शन 5 और 6 है, इसमें जो है ये सोशल वेलफेयर एजेंसीज ये क्रिएट कर दो, इनको कन्वर्ट कर दो। जो ये स्टेट बार, ये जगह जगह बार एसोसिएशन बनी हुई है, हर कोर्ट में बार एसोसिएशन बनी हुई है, टैक्स बार एसोसिएशन अलग है, तीसरी में अलग है। तो इन बार जो एसोसिएशन बनी है इनको ही वेलफेयर एजेंसीज में कन्वर्ट कर दो।
किसी को काला कोट पहनने की जरूरत नहीं है। गर्मी का मौसम हो रहा, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल है, लू चल रही है। तो ये सोशल वेलफेयर रजिस्ट्री क्रिएट कर दो, और ये जो वकील है, जो एडवोकेट्स हैं, ये सारे उससे एसोसिएट हो जाए। आज भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको बार एसोसिएशन को दोनों को मिला के एक कर दो। और उसके ब्याह पे ये जन सेवा का काम है। एक तो आदमी लीगल पहले परेशान है, दुखी है, उसके साथ क्राइम विक्टिम है वो, उससे उसको वकीलों के साथ धक्के खाओ कोर्टों के, उनको पैसे दो, गरीब आदमी पैसे दें इनको। तो ये सब मामलों को ख़त्म करके बेहतर ये होगा कि हम ये वेलफेयर एजेंसी जो बना दें, जो इसमें बड़ा अच्छा कानून है ये फैमिली कोर्ट एक्ट, इसमें तो पार्ट है वकीलों की अपीयरेंस है। तो आदमी अगर पार्टी आपस में मिलके और उनको असेस कर दे, सोशल वेलफेयर एजेंसी जो है, जो वकील हो, उसमें कोई वकील हो नहीं हो, स्टूडेंट भी लॉ के जो है जो थोड़ा बहुत समझते हैं कानून को, और पार्टी पहले उसका दुख दर्द खत्म करो। तो दूसरे का किसी का दुख दर्द कम करने से, खत्म करने से अपने आप को भी सुख मिलता है, पुण्य मिलता है, धर्म का काम है। ये पैसे वैसे तो थोड़े क्या, 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो तो हो जाएगा सब पंजाब किसी का, कोई भूखा नहीं मरता इस दुनिया में। जिसको भगवान ने एक मुंह दिया, उसको 2 हाथ कमाने के लिए भी दिए, कमाने का इधर उधर से थोड़ा, इसमें लॉ के फील्ड में नहीं और कहीं से कुछ कमा लेगा, कोई दुकान खोलने का। तो इसलिए जो ये फैमिली कोर्ट एक्ट में जो सेक्शन 5 और 6 है, इसके मुताबिक जो है ये बार एसोसिएशन जो बनी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में मैंने, हाई कोर्ट में बनी है, सब जगह बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट में बनी है। वैसे इन एसोसिएशन को, बार एसोसिएशन को इस्तेमाल करो, प्रोडक्टिव मैनर में करो, लड़ाई झगड़े में प्यार मोहब्बत में करो। तो इसके प्यार मोहब्बत से जो है सब समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत सा आसान काम हो जाएगा, सब जो है सतयुग लौट आएगा। ये हाँ, मगर एक बात जरूर होगी, इससे जो जुडिशरी में करप्शन है उस पर बड़ी भयानक चोट पड़ेगी, हैमर पड़ेगा बड़ा तगड़ा। मगर जजेस को भी जो है क्या जरूरत है, अरे तुमको पेंशन मिलनी है, तो जैसे मैंने कहा था इनको हर जजमेंट वाइज पैसे कर दीजिए, आइटम वाइज कर दीजिए, फिक्स सैलरी खत्म कर दीजिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनको पर जजमेंट जो है फिक्स तनख्वाह दे दो पैसे आइटम वाइज। तो इनका लालच जो है वो बतेरे पैसे क्या, 2 टाइम 2 रोटी जिसमें 2 रोटी शाम खाने हैं, वो जवान जो 4 खा लेगा रोटी। कौन सी दिक्कत बहुत है, काफ़ी है पेट भरने के लिए, ये ठीक है पापी पेट के लिए पैसे तो चाहिए। आज का वो तो सरकार 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त दे रही है। तो इस तरह से जो है सब ये खत्म हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि इसको जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। अब मुझे याद आता है, ये मेरी एक और किताब है, फ्रेजाइल नेशन और सोसाइटी, ये जो थी ये भी किंडल पे ई बुक है ये। इसमें मैंने जो था, जो लोकपाल बिल था आया था, तो मैंने भी उसमें अपना बिल बना के दिया था सेलेक्ट कमेटी को, जो मुझे इनवाइट किया था पब्लिक नोटिस से। और मैंने कहा कि ये जो है आपने जो इसमें लोकपाल का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट अपने यहाँ नहीं करता, उसको तो कुछ पता नहीं, जो कैबिनेट रिकमेंड करेगी वही कर देंगे। तो इसको जो सिलेक्शन का है, सिलेक्शन पैनल में पॉलिटिशियंस को हटा दो। ये तो बेईमान है, 800 MP है पार्लियामेंट में, और उनका अलीबाबा का जो सरदार है इनके चोरों का, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियंस को लोकपाल के सिलेक्शन से ख़त्म कर दो, इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये बेईमान आदमी बेईमान को सेलेक्ट करेंगे ना, और उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देंगे। तो यही बात जो मैं थी, जब मैं सेलेक्ट कमेटी में अपियर हुआ था, मुझे उन्होंने बुलाया था, तो मैं गया था, क्या बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे सत्यव्रत चतुर्वेदी जो थे 5 दफ़े के मेंबर थे राज्यसभा के, उन्होंने कहा अग्रवाल मैंने आपका सहारा पढ़ा है, आपके सजेशन तो बड़े अच्छे हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्शन से अलग कर दो। वो मैं कहता तो बेईमान है, 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन जीत के आया। तो कहते हैं जो कुछ भी है वो तो जो है वो है, मगर डेमोक्रेसी में तो यही चलेगा ना। तो मैं कहा जो नेशन बिल्डर्स हैं, मैंने इसमें आपको सजेशन दिया है ना, कि जो ये नेशन बिल्डर्स हैं, मसलन कि ये बंगाल के प्रेसिडेंट्स जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
चाहे जो वो रिपील कर दो उसकी जरूरत नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इश्यूर इंजीनियर्स, इश्यूर सर्वेयर्स, इश्यूर वैल्यूअर्स, इश्यूर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और ऐसे जो है ये मैंने उनको 10 नाम दिए थे कि ये सारे आदमी, चाहे तो CAG का सिलेक्शन करना है, चाहे सेंट्रल बिजनेस कमीशन का चीफ कमिश्नर सेंट्रल बिजनेस कमीशन का करना है, या जो ये क्या नाम है इंश्योरेंस की जो टॉप के हैं उसका करना है, इन सबके सिलेक्शन की अथॉरिटी नेशनल बिल्डर्स को दे दो, जो जिसका ये बाकायदा पब्लिक से एडवर्टाइजमेंट देंगे, अखबारों में, वेबसाइट्स पे एप्लीकेशन मंगाएंगे, और जो अप्लाई करेंगे उनके एग्ज़ाम लेके, उनको इंटरव्यू करके, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे उनका, इंटरव्यू करके उन्हें अपने उनका सिलेक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 3 दिन के उनको अपॉइंट करेंगे, और वो उसके बाद अब तीसरे महीने उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अगर जो उनका ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उसको रिकमेंड करते हैं ब्रदर इसको हटा दो और इसकी जगह दूसरे एक हटा कर बी को बना दो। तो परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए सब अथॉरिटीज़ का। इवन मेरा तो कहना ये है कि जो ये परफॉर्मेंस ऑडिट है, ये सब जो बैंक है उनका भी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, उनका डबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए और फोर्सेनिक ऑडिट भी होना चाहिए, करप्शन खत्म करने के लिए। ऐसी जो पुलिस है, इनका परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए और फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ऐसे ही जो बहुत से NGOs हैं, अब जैसे ये कंपनीज एक्ट में जो 2013 का कंपनीज एक्ट है, उसमें CSR कम्युनिटी सर्विस के लिए डोनेशन का है कि हर कंपनी है अपना एक स्मॉल अमाउंट है डोनेशन में देगी NGOs को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो NGO है जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, जिसके 40 पेट है, बाकी सब पार्टी को तो एक पेट है, BJP को 40 पेटों को लिए करना पड़ता है। और उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद से और इन सब कंपनियों से दबाव डाल के, चाहे कंपनी सरकारी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, उन सबसे बहुत बड़ा पैसा लिया। ये BJP की सरकार की ब्राइब एक्सटॉर्शन एजेंसी है। मोहन भागवत ने जो इसके मुखिया है, संचालक, उन्होंने कहा भी अपने पैसे को कोई बहुत पैसा है, और तुम NGO, तुमको सेवा करनी है जनता, तुम पैसे क्या जरूरत है भाई। तो इनका भी, क्योंकि ये NGO सरकारी एजेंसीज ने, कंपनियों ने इनको पैसा दिया है, तो इनका भी फोर्सनिक और परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए RSS का, और CAG ऑफ इंडिया करे। CAG जब जो प्राइवेट बैंक है, उन्होंने कहा भी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया इनको कमर्शियल बैंक का, तो ये दे आर जस्ट लाइक गवर्नमेंट बैंक, स्टेचुटरी बैंक है। तो इनका जो है वो भी एंटी करप्शन में आ गए। जब चेयरमैन साहब एक मुंबई में बैंक के थे, वो आए थे प्राइवेट बैंक के, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपॉइंट किया। बेशक अपॉइंट करने में उन्होंने लगा दिया, बहुत डिले करती, वो बहुत बुढ़े हो गए तो जेल भी नहीं गए वो। तो उसको जो है, जब सरकार प्राइवेट बैंक को उसका ऑडिट हो सकता है, वो एंटी करप्शन एक्ट में आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आते हैं। तो RSS इसी यहीं से बिक्री चालू करते तो सबसे बड़ा है, छोटे मोटे तो अपना ठीक हो जाएंगे। तो RSS का भी जो है, जितने इसको सरकारी बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने, सरकारी कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने दिए, क्योंकि जो कंपनियां वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है ना सब, जो कंपनी एक्ट है 2013 का या 1956 का था पहले, उसमें रजिस्टर्ड है ना सब। तो इनका जो है NGOs का जो सबसे बड़ा, सबसे पहले उसको पकड़ो, बड़े चोर को, इनका भी फोर्सनिक और ये परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि जो पैसा लिया उसका जनता की सेवा में ठीक इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो एक्शन लो, क्रिमिनल एक्शन, उसको प्रोसिक्यूशन चालू करो, अरेस्ट करो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो है, अब जैसे ये इसको ये जो CSR फंड दिया इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग है वो एग्जम्प्टेड है इनकम से, उस पर टैक्स नॉन टैक्सेबल है वो। अब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, और वो पैसा तो उनसे वसूल नहीं, वो पैसा तो पार्टियों के पास ही है। तो उसको, जब वो एक इलीगल फंड है जिन्होंने भी उसको डोनेशन दिया, तो उसको इनकम टैक्स एक्ट 1960 में आप एग्जम्पशन कैसे दे सकते हो उस इनकम को, उस पर टैक्स, उसको टैक्स लगाओ उसके ऊपर।
जितने उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज करके पॉलिटिकल पार्टी को दिए, किसी भी पार्टी को दिए, उस पर टैक्स लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ। ऐसे ही जो पीएम केयर फंड है, हालांकि पीएम केयर फंड में तो लिखा हुआ है ये नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्पशन, मगर उसकी जो है आप, और उसमें यह भी है कि परफॉर्मेंस इसका ऑडिट नहीं कर सकता सीएम ऑफ इंडिया। जबकि इसीलिए मैं कहता हूँ जो नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट से ये क्रिएट किया गया पीएम केयर फंड, तो भी इसका सीएजी से ऑडिट होना चाहिए, फॉर्चुनेटली भी ऑडिट होना चाहिए और परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए, तो पीएम केयर फंड का भी होना चाहिए। तो ऐसे ही जो है इसके अलावा जो है कि आरएसएस का भी होगा, पीएम फंड का हो गया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसले में अपने कि ये इलीगल है, ये फ्रॉड है सब। तो अगर जो हम इन सब चीज़ों को देंगे तो भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान की साइड खत्म हो जाएगा, फिर से सतयुग आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत है, मगर इसके लिए ईमानदारी चाहिए। और ये पॉलिटिशियन से उम्मीद करें कि कोई भी पॉलिटिशियन XYZ कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसको तो भूल जाओ। ये तो जो है कोयले की खान में जो है कालिख ढूंढने वाली बात है, काजल ढूंढने वाली बात है। कितना ही अपना मुंह काला हो जाएगा, काजल आंखों में लगाने के नहीं मिलेगा कोयले की खानों में। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है इसको एक तरह से फिर से हमको सारा मामला को शांतिपूर्वक जो है एक कमेटी बना दे, मुझ जैसे कि ना समझ आदमी को भी बुला लें उसमें, मैं इनको एक्सप्लेन भाई क्या करो आप, और अगर जायज़ बात को मानना चाहिए। तो ये आज जो सब सेवक बने घूम रहे हैं, सोशल वर्कर बने घूम रहे हैं, अब फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर इशू कर दिया, ये मेरे ख्याल में 2 साल पहले की बात है, कि जो CSR फंड जो है आपने जो डोनेशन दिया वो 31 मार्च तक यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो वो टैक्सेबल होगा। अब उनके सामने क्या समस्या बची कि या तो कंपनी हो गए तो या तो प्राइवेट कंपनी को दे दें, तो सरकारी पीएम केयर फंड में डाल दें पैसा, नहीं तो उस पर टैक्स दें, क्योंकि जो है 1-1.5 महीने में तो वो हो नहीं सकता एग्जीक्यूट। किसी ने डगवेल बनवाना है, कोई ये रेन वाटर को कैच करने के लिए सोकेज पिट बनवाना है, तो 1-1.5 महीने में कैसे हो जाएगा, काम नहीं होगा, बिल्कुल बेकार। और तो जानते हैं, सब जानते हैं। तो मगर ये है कि भाई जिससे पीएम केयर फंड में डोनेशन आ जाए, इसलिए उनको मजबूर किया जाए। तो ये चीज़ें हो रही हैं सब। तो मैं समझता हूँ कि ईमानदारी हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके अलावा जुडिशरी में भी मुझे एक केस का पता है, एक IBM में मैंने था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं थी। IBM जो है अमेरिकन कंपनी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, शायद अब तो 110 साल हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी वो, जिसने ये IBM ने जो था मेन फ्रेम बनाया था सबसे पहले दुनिया में। तो उसके उन्होंने उसको निकाल दिया नौकरी से, मद्रास हाई कोर्ट से उसने स्टे ले लिया। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी से निकाल दिया, नाजायज़ बात है, हाई कोर्ट तो सुनवाई तो करो उसकी। अब वो क्या है कि जज साहब जो थे हर डेट पे अगली डेट लगा देते थे, 2-3-4 महीने बाद की। और वो जो थे सज्जन जिनको नौकरी से निकाला था, उनको तनख्वाह मिलती रही लगातार, उसमें से आधी जो है तनख्वाह वो हाई कोर्ट के जज साहब को दे देते थे, मद्रास हाई कोर्ट के, आधी तनख्वाह अपने पास रख रहे थे। अब वो नौकरी उन्होंने कहीं दूसरी जगह चालू कर दी करने। अब ये तो यानी कि ये कहना चाहिए हाई कोर्ट इंड्यूस करप्शन हो गया ना। उसका फायदा वही 2-4 महीने में, अब फिर दूसरी चीज़ कि अप्लाई जो है उसको नहीं लगती कोई परफॉर्मेंस, ठीक है, तो नौकरी से निकालने का तो है, हार एंड फार, काम करने के लिए नौकरी में रखा जाए उसे, निकाल दे उसे, क्या दिक्कत है, कोर्ट का क्या लेने देना। तो वो जज साहब को तो जज का लग गया है, तो वो जो थे आधी तनख्वाह जो मिली वहाँ से IBM से, आज जज साहब को दे दी हर महीने, और आधी तो अब पता नहीं ऐसे उस जज साहब ने कितनों को दिया होगा उससे। तो ये हिस्ट्री ऑफ बिल, ये जो है 2 प्रॉप्स हैं कोर्ट्स में करप्शन के, तो इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भाई आप जो है किसी आदमी को आपने 10 साल बाद कह दिया, या 5 साल जैसे हेमंत सोरेन को कह दिया इसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है, तो 5 महीने जो आपने उसको जेल के अंदर रखा, उसको बदनाम किया कि ये चोर है, बेईमान है, तो उसको डिफेमेशन जो किया है, तो जिन्होंने चार्जशीट फाइल की थी उनको, तो उसके खिलाफ जो पकड़ा था उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करे और उसकी इज्जत तक का जो है उसको मुआवजा दे।
उसके अलावा जितने दिन जेल में उनको रखा था, जिसका कोई सबूत ही नहीं था, कोई क्राइम ही नहीं हुआ, उतने ही दिन के लोगों को बंद कर दे। और जितने जिसने जुडिशल कस्टडी दी है, क्योंकि पुलिस को तो सिर्फ 15 दिन में जेल में रखने का पुलिस कस्टडी का, तो बाकी जो 4.5 महीने हैं वो तो जुडिशल कस्टडी जज ने दी है ना, इनको भी जेल भेज दो 5.5 महीने के लिए, जो उनको जुडिशल कस्टडी में रखा है, और जो पुलिस वाला उनको भी भेज दो। और साथ में जो है उस पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया और बदनाम किया उसको, एक शरीफ आदमी को, नेताजी को, तो उसको डिफेमेशन का कंपनसेशन दो। वो सिविल जो है उसमें CPC में प्रोविजन है, उसको मुआवजा दो, कंपनसेशन पे करो। और साथ में क्रिमिनल केस भी होता है डिफेमेशन में, तो सिविल में उसको मुआवजा दे दो, और डिफेमेशन में जो क्रिमिनल केस में उसको सजा दे दो, जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, FIR रजिस्टर किया उसके खिलाफ। नहीं किया तो डिफेम तो किया है ना उसको। तो मैं अभी एक लेडी का केस बता रहा था, कल मैंने उसको कर दिया, उसके अंदर कह दिया जी इसकी पहली शादी हुई थी और इसने उसको बताया नहीं, और दूसरी शादी मेरे भाई से कर दी। तो फिर तुम्हें क्या सबूत है पहली शादी की? उसका बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड के साथ वो 10-5 दिन रह ली, वो शादी थोड़ा ना हो गई। वो सेक्शन 7 जो हिंदू मैरिज एक्ट का, तो फेरे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेना नहीं देना, शादी होती हो, तो भाई सतपति होती है, बाकी जो राइट्स होती है और जो उसके कस्टम होते हैं वो पूरे हुए, तभी शादी हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने अभी उसकी बनाई तो 20 लाख रुपये इसको कमीशन दे, और अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है क्रिमिनल केस की, तो डिफेमेशन तो क्रिमिनल से दोनों ही ऑफेंस है और दोनों पैदल चलेगी। तो है कि ये सब जो चीज़ें हैं, तो अगर तो हम इस चीज़ को करें तो बड़ी, मगर इसमें एक चीज़ है कि आप जुडिशरी में ईमानदारी कैसे लाई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी जज सब तो नहीं है, मगर एक सब्सटेंशियल नंबर जो है उसका 20-25%, 30% करप्ट बचता है। ऐसी जो है क्या नाम इसमें हाई कोर्ट्स में 60% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करप्शन। तो इसको अगर ख़त्म कर दे तो मामला ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूँ। अच्छा भाई, सत्यमेव जयते, नमस्कार।